Hello, dear champions. Welcome to Super Grades by Top Rankers, India's most personalized MBA prep platform. So, in this session, we are going to discuss another beautiful set of DILR, right, taken from the CAT 2017 Slot 1 paper. So, as you all already know, right, आप सब लोगों को पता है कि ये एक्चुअल DILR जो सेट्स आ चुके हैं ऑलरेडी जो हमारे कैट में 2017 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जितने भी सेट्स हैं उन सबको सॉल्व करने की सीरीज चल रही है एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस सीरीज इज गोइंग टू बी 100% वेरी 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 यूजफुल फॉर यू। ठीक है, क्योंकि डीआईएलआर जो है वो प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है, कोई थ्योरी नहीं होती है, कोई ऐसा तरीका नहीं होता है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है जिससे हमारी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़े। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, राइट। तो इन सारे सेट्स को, इन सारे सेशंस को लगातार देखते रहें एंड आई एम वेरी श्योर कि इससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से इसके पहले 4 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 4 सेट्स, राइट। तो ये है सेट नंबर 5 कैट 2017 स्लॉट 1 के पेपर में आपको ये सेट मिल जाएगा और अभी हम 2017 के स्लॉट 1 पेपर को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इस सेट को, जैसे मैं हमेशा हर सेट में बोलता ही हूँ कि आपको सबसे पहले तो सेट को पॉज करके और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए एंड देन व्हेन यू आर डन विद द प्रोसेस ओनली देन यू शुड लुक एट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सेट है ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल रीजनिंग का सेट है, राइट। इसमें एम्प्लॉयज जो है उनको कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और एम्प्लॉयज जो है वो मंथ ऑन मंथ जो है वो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट भी हो रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ सेट यहाँ पर हमें दिख रहा है। इस सेट में 0 डेटा है, 4 एमसीक्यूज हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, एमसीक्यूज होते हैं तो शायद थोड़ी बहुत हेल्प आंसर ऑप्शन से भी मिल जाती है। कई बार अगर हम किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो आंसर ऑप्शन मैच ही नहीं होते तो समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सो दैट इज लाइक अ गुड थिंग अबाउट दिस सेट। तो चलो इसको ध्यान से देखते हैं। There are 21 employees working in a division, out of whom 10 are special skilled employees. तो हमारे पास 10 employees जो हैं वो special skilled हैं, जिनको हम SE special skilled employees बोलेंगे, and the remaining are regular skilled employees, that is RE. During the next 5 months, the division has to complete 5 projects every month, right? तो हर मंथ में इस डिवीजन को 5 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट करने हैं and out of these 25 projects, right, 5 months 5 projects, 5 into 5 25 projects. So out of these 25 projects, 5 projects are challenging while the remaining ones are standard. ठीक है, तो 25 में से 5 प्रोजेक्ट्स चैलेंजिंग हैं और रिमेनिंग 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ईच ऑफ द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैज टू बी कंप्लीटेड इन डिफरेंट मंथ्स। तो हर चैलेंजिंग जितने भी 5 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो एक ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट एक मंथ में होगा, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। हर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को अलग अलग मंथ में कंप्लीट करना है। एवरी मंथ 5 टीम्स T1, T2, T3, T4 and T5 work on one project each. T1, T2, T3, T4 and T5 are allotted the challenging project in the first, second, third, fourth and fifth month respectively. तो फर्स्ट मंथ में जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है वो T1 को मिलेगा, सेकेंड मंथ में T2 को, थर्ड मंथ में T3 को एंड सो ऑन। उसके बाद द टीम असाइन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज वन मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट, राइट। तो डेफिनेटली टोटल 21 एम्प्लॉयज हैं, 5 टीम्स में डिवाइड करना है, राइट। ऑल टुगेदर 5 टीम्स में, तो 4 5 20, विच मीन्स कि जो हमारे पास 5 टीम्स होंगी उनमें से जिन टीम्स के पास स्टैंडर्ड या आपके पास स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो 4 एम्प्लॉयज ही मिलेंगे, लेकिन जिसके पास चैलेंजिंग होगा उसके पास एक एम्प्लॉय एक्स्ट्रा होगा, मतलब दैट टीम विल हैव 5 एम्प्लॉयज। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इन द फर्स्ट मंथ T1 has one more SE than T2, T2 has one more SE than T3, T3 has one more SE than T4 and T4 has one more SE than T5. Between 2 successive months the composition of the teams changes as follows, right? तो बिटवीन 2 सक्सेसिव मंथ्स, राइट, कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बीच में जो कॉम्पोजिशन है वो किस तरीके से चेंज होता है, तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस गिवन है या कॉम्पोजिशन के जो रूल्स हैं वो हमें गिवन है कि कैसे कॉम्पोजिशन चेंज होगा। एक रूल ए है और एक रूल बी है।
राइट। उसके बाद फिर ये भी बताया है कि ईच स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट हैज अ टोटल ऑफ 100 क्रेडिट पॉइंट्स while each challenging project has 200 credit points. The credit points are equally shared between the employees included in that team. ठीक है, तो मेरे ख्याल से हर एम्प्लॉय को, मतलब पूरे प्रोजेक्ट के लिए अगर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है तो उसके लिए 100 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट को कंप्लीट कितने लोग कर रहे हैं, 4 लोग, तो 100 पॉइंट्स उनमें इक्वली शेयर हो जाएंगे। तो हर एम्प्लॉय को 25 पॉइंट्स मिलेंगे अगर वो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट का पार्ट है तो। और अगर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट का पार्ट है तो हर एम्प्लॉय को 50 क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। 50 नहीं 40, क्योंकि फिर तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए 5 एम्प्लॉइज आर नीडेड। तो 200 डिवाइडेड बाय 5 मींस हर एम्प्लॉय को 40 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद द क्रेडिट पॉइंट्स आर इक्वली शेयर। ठीक है, सो दैट इज डन। अब उसके बाद हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं। एज आई सेड कि चारों क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज ही हैं, नो टीटा क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो अब आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। एज आई सेड इन दी बिगनिंग कि थोड़ा सा पॉज करो, सेट को समझने की कोशिश करो, पूरा जो तरीका है सेट का वो एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करो, एंड देन यू जस्ट ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं विद दिस एजम्पशन कि आपने सेट को एक बार अच्छे से ट्राई कर लिया है, सॉल्व करके देख लिया है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास जो सेट है उसकी इंफॉर्मेशन तो खैर बहुत क्लियर है। इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा अगर अरेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके का टेबल बनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें ट्रांजेक्शन्स को ही समझना होगा। ट्रांजेक्शन्स के कुछ रूल हैं। ठीक है, रूल क्या है, तो दी टीम अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट राइट गेट्स 2 SE फ्रॉम द टीम विच वाज अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इन द प्रीवियस मंथ। राइट, तो इसका मतलब अगर किसी भी टीम को एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलता है nth मंथ में, तो क्या होगा कि जो n-1 मंथ में, मतलब लास्ट मंथ में, प्रीवियस मंथ में जिस टीम को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला था, वहां से 2 SC जो है वो इस टीम में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2 SC शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम ये बोलेंगे कि फ्रॉम द टीम विच वाज, ठीक है, इन एक्सचेंज 1 RE इज शिफ्टेड फ्रॉम द फॉर्मर टीम टू द लेटर टीम। तो यहां से जो होगा CN, वहां से एक RE जो है वो CN-1 में चला जाएगा। मतलब लास्ट मंथ में जिसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला था उसको एक RE और मिल जाएगा, और जिसको इस मंथ में चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला उसको 2 CE और 2 SC स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉइज और मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन। अब देखो ये ट्रांजैक्शन इसी ऑर्डर में होंगे, वो भी क्लियरली मेंशन्ड है। उन्होंने बोला है आफ्टर द अबव एक्सचेंज, मतलब ये एक्सचेंज होने के बाद। राइट, जब ये एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद इफ T1 हैज एनी SC, तो अगर T1 के पास कोई भी SC है एंड T5 के पास कोई भी RE है, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए कि T1 के पास कोई SC होना चाहिए, T5 के पास कोई RE होना चाहिए, तभी ये एक्सचेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। देन 1 SC is shifted from T1 to T5, तो एक SC जो है वो T1 से T5 में जाएगा, एंड 1 RE is shifted from T5 to T1, तो यहां से एक RE जो है वो T5 से T1 में आ जाएगा। उसके बाद ऑल्सो इफ T2 हैज एनी SC, राइट, तो T2 अगर उसके पास कोई SC है और T4 के पास अगर कोई RE है, रेगुलर स्किल्ड एम्प्लॉय है, देन 1 SC शिफ्टेड फ्रॉम T2 टू T4, तो T2 से T4 में एक चला जाएगा, एंड 1 RE इज शिफ्टेड फ्रॉम T4 टू T2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 RE जो है वो T4 से T2 हो जाएगा। एंड रिमेंबर कि ये जो सारे के सारी चीजें हैं ये एक एक करके ही होंगी। ठीक है, सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन होगा, उसके बाद ये होगा, और फिर ये होगा। अब ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं क्योंकि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे टीम T1 और T5 की बात हो रही है, यहाँ पे T2 और T4, लेकिन ये श्योर है कि ये सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर 1 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और थी कि जिस टीम को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलेगा उसके पास 5 एम्प्लॉइज होंगे, बाकी सारे टीम्स के पास 4 एम्प्लॉइज होंगे। टीम 1 को मंथ 1 में मिला हुआ है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, C का मतलब चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, S का मतलब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, T2 को मंथ 2 में मिला हुआ है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, T3 को मंथ 3 में मिला हुआ है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, एंड सो ऑन। राइट,
अच्छा, इसके अलावा अच्छा हमको ये बात तो पता चल गई ना कि एक ऐसी जो है वो सी एन माइनस वन से सी एन की तरफ एक ऐसी दो ऐसी शिफ्ट होंगे, और सी एन से सी एन माइनस वन की तरफ एक आर ई शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जो हमारे टी वन और टी फाइव हैं, तो टी वन और टी फाइव में से टी वन में से एक ऐसी जो है वो टी फाइव में जाएगा, और टी फाइव से टी वन की तरफ एक आर ई चला जाएगा। सिमिलरली T2 से T4 की तरफ एक ऐसी जाएगा, और T4 से T1 T2 की तरफ एक आरई चला जाएगा, है ना। तो यही इंफॉर्मेशन थी हमारे पास एसई और आरई के बारे में, है ना। चलिए, इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है जो यहाँ पर लिखी हुई है कि फर्स्ट मंथ में T1 हैज वन मोर एससी देन T2। ठीक है। तो T1 के पास अगर मैं एससी के बारे में सोचूं, एससी के बारे में, तो देखो यहाँ पे T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, और मैं एससी के बारे में सोच रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि T1 के पास T2 से एक ज्यादा एससी है, T2 के पास T3 से एक ज्यादा एससी है, एंड सो ऑन, T4 के पास T5 से एक ज्यादा एससी है। मतलब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एससीज x हैं, तो यहाँ पर x प्लस वन होगा, फिर और वन इंक्रीज करो, दिस विल बी x प्लस टू, ये होगा x प्लस थ्री, ये होगा x प्लस फोर। बट देन वी नो कि हमारे पास टोटल 10 ही तो स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉइज है, तो इसका मतलब इन सबका सम जो है वो 10 होना चाहिए। तो इन सबको अगर ऐड करोगे तो ऐड करने से आपको मिलेगा 5x प्लस 10, और ये 10 ही होना चाहिए, मतलब 5x जीरो है, विच मीन्स x की वैल्यू जीरो। तो डेफिनेटली जो हमारा फर्स्ट मंथ है उसमें हमें एसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में आ जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में एसीज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता दिया गया है। एसीज का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट मंथ में यहाँ पर एक्स है तो ये जीरो, जीरो प्लस वन, फिर वन प्लस वन, फिर टू प्लस वन, और फिर थ्री प्लस वन। ठीक है। उसके बाद यहाँ 5 एम्प्लॉइज हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 4 हैं तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉइज हो गए एससी, तो आर ई होंगे 1। S4 यहाँ पे भी 4 एम्प्लॉइज हैं तो 2 प्लस टू, 1 प्लस थ्री, और 0 प्लस फोर। तो फर्स्ट मंथ में हमें पता चल गया कि किस टीम के पास कितने एसीज हैं और कितने आरईज हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एससी और आरई जो है उनको और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो अब क्या होने वाला है। तो अब हमें ये पता चलेगा कि जैसे ही मंथ नंबर 2 आएगा, अच्छा यहाँ पे मंथ के नंबर्स नहीं बदले, चलो इनको बदल लेते हैं। ये मंथ नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है। तो अब जैसे ही मंथ नंबर 2 आएगा तो क्या होगा कि जिस टीम को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिल रहा है वहां पर जो हमारी पहले वाली टीम थी वहां से दो ऐसी शिफ्ट होंगे। तो यहाँ से दो ऐसी सबसे पहले शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे दो ऐसी बचेंगे, और यहाँ से यहाँ दो शिफ्ट हो गए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5। ठीक। उसके बाद एक आरई यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है। एक आरई सी एन से सी एन माइनस वन में शिफ्ट होगा, तो ये वन इधर आ जाएगा, सो दिस विल बी टू एंड दिस विल बी जीरो। तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ 4 हो गई, इसकी टोटल स्ट्रेंथ 5 हो गई। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अभी जो T3 है उसके पास 2 2 है, T4 के बाद 1 3 है, और यहाँ पर 0 4 है। लेकिन अभी दो ट्रांजेक्शन और होंगे। दो ट्रांजेक्शन ये होंगे कि एससी जो है वो T1 से T5 में एक एससी जाएगा, तो T1 से T5 में एक एससी जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर एससी बचेगा सिर्फ 1। ठीक है। एक एससी वहां चला जाएगा, तो इधर भी 1 एससी हो जाएगा, और उधर से एक आरई इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ 4 में से ये बचेगा 3, और इधर हो जाएंगे 2 प्लस 1 3। ठीक है। तो अभी वाली नंबर्स तो कट कर दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ट्रांजेक्शन के बाद पूरी स्ट्रेंथ आ गई। फिर T2 और T4 में भी सिमिलर का थिंग होगी। T2 से T4 में एक एससी जाने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर बचेंगे 4 एससी, यहाँ पर हो जाएंगे 2 एससी, और यहाँ से एक आरई इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर एक आरई और यहाँ पर दो आरई हो जाएंगे, तो इसको भी कट कर देते हैं। ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसी तरीके से और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो अब नेक्स्ट मंथ में चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इसको मिलने वाला है। ठीक है। अब इसके पास अभी यहाँ पर 2 2 है। देखो T3 में तो कभी कुछ होना नहीं है क्योंकि ट्रांजेक्शन T1 T5 और T2 T4 में है, तो T3 के तो खैर हमें डायरेक्ट वैल्यूज ही मिल जाएंगे पहली बार में ही। तो अगर हमने देखा तो यहाँ पे 4 में से 2 चले जाएंगे, सो दिस विल बी 4। यहाँ 2 में से 1 इस तरफ आ जाएगा, सो दिस विल बी 1।
अब यहाँ 4 में से 2 चले गए हैं तो ये बचेगा 2, यहाँ पर एक आ गया है तो ये भी हो जाएगा 2। अभी इसको तो हम 1 3 ही लिख सकते हैं, और इसको हम अभी 2 2 लिख लेते हैं, और इसको 1 3। अब इसके बाद एक ट्रांजेक्शन T1 और T5 के बीच में होगा, तो T1 में से अगर यहाँ पे 1 है तो एक ऐसी यहाँ चला जाएगा, सो दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 0, राइट। और एक आरी यहाँ से इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 3 + 1 4, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, तो इसके बाद इनको भी हटा दो, ठीक है। फिर T2 और T4 में देख लो, तो T2 और T4 में एक ऐसी इस तरफ चला गया तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 3, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक आरी इस तरफ आ जाएगा, सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 3, तो इनको भी हटा दिया जाए, ठीक। ये पूरे हमारी मंथ की जो स्ट्रेंथ है हर टीम की वो हमें समझ में आती जा रही है। अब इसके बाद T3 से आगे चले तो T4 पे आना है। T4 को यहाँ से 2 एससी मिल जाएंगे, तो 4 में से 2 एससी यहाँ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5। एक आरी इधर चला जाएगा तो यहाँ आरी बचेगा नहीं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे 0 4 है, यहाँ पे 1 3 है, ठीक है। एंड देन इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये 5 0 हो गया है। यहाँ पर अभी 2 2 है, राइट। अब सबसे पहले T1 और T5 का ट्रांजेक्शन देख लो, तो T1 के पास ऐसी नहीं है, मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन होने के लिए T1 के पास ऐसी का होना जरूरी है, तभी ये ट्रांजेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। ऑब्वियसली आप सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन तो कर नहीं सकते, अगर यहाँ से एक आरी इधर ले आओगे तो इधर 5 मेंबर हो जाएंगे और इधर 3, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। सिर्फ और सिर्फ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट वाली टीम के पास ही 5 होंगे, बाकी सबके पास 4 4, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन होगा नहीं, विच मीन्स कि यहाँ पे 0 और 4 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं होगा, दिस विल रिमेन 2 2। अब T2 और T4 का देख लो, T2 और T4 में ये होगा कि एक ऐसी इधर जाएगा, ठीक है, एक ऐसी इधर जाएगा, सो दिस विल बी अच्छा। लेकिन ये भी कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आरी है ही नहीं, तो बेसिकली ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी 5 0 और 1 3 ही रहेगा, इसमें भी अब कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि मंथ 3 से मंथ 4 में आते हैं तो सिर्फ T3 और T4 के बीच में ही ट्रांजेक्शन होते हैं, बाकी हो ही नहीं पाते, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही। अब आ जाओ मंथ नंबर 5 में। मंथ नंबर 5 में जो हमारा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है वो होगा 5, तो यहाँ से 5 में से 2 लोग इधर आएंगे, सो दिस विल बिकम 4। यहाँ से एक पर्सन इधर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम 1। यहाँ से 2 निकल गया है, सो दिस विल बी 3। यहाँ से 1 निकल गया है, सो दिस विल बी 5, राइट। उसके बाद एज ऑफ नाउ ये है 0 4, ये है 1 3 और ये है 2 2, राइट। अब क्या T1 और T5 के बीच में ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हैं, तो आई विल से नो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भी T1 के पास ऐसी तो 0 ही है, तो T1 T5 को कोई ऐसी दे नहीं पाएगा, तो मतलब आरी ले भी नहीं पाएगा, विच मीन्स कि यहाँ पर अभी भी T1 में और T5 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे। क्या अब T2 और T4 में ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, तो आई विल से यस, क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 तो नहीं दिख रही। ये जो 1 है ये इधर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम 4। अब ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 4 एंड दैट्स इट, राइट। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ये 2 2 है, ये 2 2 ही रहेगा, तो ये हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। नाउ वी आर ऑल सेट टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ टाइम्स इन विच द कंपोजिशन ऑफ टीम T2 and the number of times in which composition of team T4 remained unchanged in 2 successive months are, right। तो 2 successive months में कितनी बार T2 की composition सेम रहती है, ठीक है। तो देखो यहाँ 3 1 है, यहाँ 4 1 है, चेंज हो गई। फिर यहाँ 1 3 है, चेंज हो गई। यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 3 है, फिर यहाँ 0 4 है, मतलब सिर्फ इन दोनों मंथ्स में सिर्फ एक बार, राइट। और T4 में ऐसा कितनी बार होता है, 1 3 2 2 3 1 5 0 4 0, कभी भी नहीं, तो 0 टाइम्स। इसका मतलब इसका आंसर होगा 1 0, आंसर ऑप्शन बी। The number of SC in T1 and T5 for the projects in the third month are respectively। तो थर्ड मंथ में T1 और T5 में SC कितने हैं, तो थर्ड मंथ है, T1 में देखोगे तो SC है 0 और T5 में SC देखोगे सो दैट इज 2,
तो 0,2 आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following cannot be the total credit points earned by any employee from the projects, right? तो देखो हमको ये पता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अगर हमारे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में है, मान लो वो 5 महीने में चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में ही है, तो उसे हर बार 40 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने लोग लगते हैं, 5, और उनको टोटल पॉइंट्स कितने मिलते हैं, 200। तो हर एम्प्लॉय को 40 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई एम्प्लॉय हर महीने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में रहता है तो डेफिनेटली उसके टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 200। तो 200 तो डेफिनेटली पॉसिबल है। अब आप ये बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, तो यार चैलेंजिंग प्रोजेक्ट से जो एम्प्लॉयज हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं ना, यहाँ से 2 एम्प्लॉय इधर शिफ्ट हुए, फिर 2 एम्प्लॉय इधर, फिर 2 इधर, फिर इधर 2 इधर, तो मान लो वो सेम ही एम्प्लॉय हैं, वही शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसका मतलब वन पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैन बी दी पार्ट ऑफ ऑल चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब उसे लगातार 40 पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसका मतलब किसी ना किसी एम्प्लॉय के 200 पॉइंट्स हो सकते हैं। देखो अब अगर मैं ये बोलता हूं कि चैलेंजिंग में से किसी भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट की जगह अगर वो एम्प्लॉय जो है वो चला जाता है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में, तो उसको 40 की जगह कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 25। ठीक है, इसका मतलब एक चैलेंजिंग को अगर मैं एक स्टैंडर्ड में शिफ्ट करूं, एक चैलेंजिंग को अगर मैं एक स्टैंडर्ड में शिफ्ट करूं, तो कितने पॉइंट का लॉस हो जाता है, 15। मतलब 200 में से अब 15 माइनस करते जाओ। अगर एक चैलेंजिंग की जगह एक स्टैंडर्ड लिया तो 15 पॉइंट का लॉस हो गया, तो 200 में से 15 गया, मतलब 185 पॉसिबल है। 185 में से 15 माइनस करो, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि 2 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो बन जाएंगे 2 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, तो 15 30 का लॉस हो जाएगा, मतलब पॉइंट्स आ जाएंगे 170। फिर 170 में से 15 माइनस करो, अगर 3 स्टैंडर्ड हैं 2 चैलेंजिंग है, सो इन दैट केस पॉइंट्स बनेंगे 155, और 155 के बाद फिर जो पॉइंट्स हैं वो बनेंगे 140। तो इसका मतलब 150 तो कभी नहीं आएगा, तो 150 इज नॉट पॉसिबल एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 140 कैसे बनेंगे, 140 बनेंगे जब आपके पास 4 स्टैंडर्ड होंगे, है ना, 4 स्टैंडर्ड होंगे और एक चैलेंजिंग होगा, तो बन जाएंगे। अगर यहाँ पे देखो एक 40 है और ये 25 100 हो गया, सो दैट विल गिव अस अ सम ऑफ 140। ठीक है, तो डेफिनेटली ऑल अदर वैल्यूज आर पॉसिबल एक्सेप्ट बी, तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। One of the employees named Anik scored 185 points, right? 185 पॉइंट्स का मीनिंग मैंने आपको बताया कि उसके 4 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होने चाहिए और एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, है ना, 4 चैलेंजिंग और एक स्टैंडर्ड, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, इनमें से क्या ट्रू नहीं है। तो देखो हमें पता है कि जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स लगातार करेगा उसका एक टीम से दूसरे टीम में शिफ्ट होना जरूरी है, तभी तो वो लगातार चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स कर पाएगा। और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, T1 T2 T3 T4 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में, मतलब बंदे को T1 से T2 पे जाना पड़ेगा, तभी तो वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में बना रहेगा, फिर T2 से T3, फिर T3 से T4, तो ये पॉसिबल है। अगर वो T1 से T2 में गया, राइट, मान लो बीच में T3 में नहीं भी गया, मान लो T3 में नहीं भी गया, तो भी T2 और T4 में बाद में तो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, T2 और T4 के बीच में बाद में ट्रांजेक्शन है ना, T2 से एक ऐसी जो है वो T4 में जाता है, तो इसका मतलब T2 से डायरेक्ट T4 में जंप किया जा सकता है, तो ये भी पॉसिबल है, राइट। इसके बाद T2 T3 T4 T5 ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। देखो अगर T1 में कोई एम्प्लॉय है और वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर उसने मान लो कि T2 में स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कर लिया, तो अब वो T3 में कैसे पहुंचेगा, क्योंकि T2 के तो वही लोग T3 में जाएंगे जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर रहे थे, स्टैंडर्ड वाले तो जाएंगे नहीं, तो डेफिनेटली वो T3 में पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि बाद में भी T3 का कोई ट्रांजेक्शन किसी के साथ हो नहीं रहा, राइट। तो इसीलिए कोई बंदा जो है वो T1 में अगर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करता है, फिर T2 में स्टैंडर्ड करता है, फिर वो T3 में कभी पहुंच नहीं पाएगा, सो दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर वो इस तरीके से काम करता है तो फिर उसके कभी भी 185 पॉइंट्स बन नहीं पाएंगे, 4 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएंगे उसे, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि वो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो दैट्स इट, ये सेट हो गया है हमारा पूरी तरीके से सॉल्व। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।
तो एक बार लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड यस लगे रहो इस सीरीज में। राइट, बहुत सारे सेट्स लेकर आने वाले हैं हम और आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है। लगातार देखते रहेंगे तो खूब सारी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।